कहानी की शुरुआत जिनसू नाम के एक आदमी से होती है जो एक नदी किनारे खड़ा ये सब सोच रहा था कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम झंड है, क्या मजा है इसे जीने में और मैं इस मुसीबत में पड़ा कैसे। असल में जिनसू के एक दोस्त ने उसे ज्यादा पैसे कमाने की एक स्कीम में फंसा दिया था और अपने दोस्त पर भरोसा करके उसने कर्जा लेकर उस स्कीम में पैसे लगाए, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसके दोस्त ने उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया और अब एक मामूली सा स्टोर वर्कर होने की वजह से अब जिनसू के लिए वो कर्जा चुकाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसने एक साथ कई सारी नौकरियां करने की कोशिश की पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और हर रोज कुछ गैंगस्टर्स उसके घर पैसे मांगने पहुंच जाते थे, जिनसे बचने के लिए आज जिनसू एक फिल्म शूटिंग में घुस गया, जिसके बाद अब वो ये सोचने के लिए कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए उस पुल पर खड़ा था। लेकिन तभी अचानक से उसके फोन पर कई सारे मैसेजेस आने लगे। ये मैसेज कोई मामूली मैसेज नहीं थे बल्कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे आने के मैसेज थे और आखिरी मैसेज में लिखा था कि पैसे इसी तरह आते रहेंगे, अगर तुम चाहते हो कि आते रहें तो चुपचाप एक गाड़ी में बैठ जाओ, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी जिनसू को एक थिएटर में ले गई, जहाँ उसे एक लाल एनवेलोप में कुछ पैसे और कुछ कार्ड्स मिले। उस एनवेलोप में कुछ लिखा भी हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद जिनसू को पता चला कि असल में वो द 8 शो नाम के एक टीवी शो पर पहुंच गया था और इस दौरान उन्हें रहने के लिए जगह और खाना भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और हर बढ़ते मिनट के बाद उनके पैसे भी बढ़ते रहेंगे। ये शो या तो टाइम खत्म होने पर या फिर किसी कंटेस्टेंट के मरने पर ही खत्म होने वाला था। एनवेलोप पढ़ने के बाद अब जिनसू के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो टेबल पर पड़े पैसे उठाकर वापस चला जाए या फिर वो किसी नंबर कार्ड को लेकर इस शो का हिस्सा बन सकता है। और कुछ सेकंड्स तक अपने कर्जे के बारे में सोचने के बाद जिनसू 3 नंबर वाला कार्ड उठाकर सीधा शो में घुस गया। अंदर पहुंचकर जिनसू के सामने एक बहुत ही आलीशान जगह थी, जहां 24 घंटे का टाइमर भी लगा हुआ था और तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बने 8 कमरों पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अपने 3rd फ्लोर के कमरे में चला गया। जहां पहुंचकर वो काफी निराश हुआ क्योंकि उस कमरे में एक नकली खिड़की और कैमरा के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर वहां पड़ी रूल बुक पर गई, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी कंटेस्टेंट्स को तुरंत ही गेम यूनिफॉर्म पहननी होगी और उन्हें अपना सारा सामान भी जमा कराना होगा। इसके साथ ही वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद सकते थे, जिसके पैसे उनके प्राइज मनी से कट जाएंगे, पर मेन रूम में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान उन्हें मेन इंटरकॉम से ही मांगना होगा। साथ ही उन्हें रात भर कमरे के अंदर रहना जरूरी था और इनमें से कोई भी रूल तोड़ने पर उनका प्राइस आधा हो जाएगा। रूल्स पढ़ते ही जिनसू ने देखा कि उसके पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और इसीलिए उसने फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और जैसे ही गेम शुरू हुई तो हर बीतते मिनट के साथ जिनसू के स्कोर बोर्ड पर दिख रहे पैसे बढ़ते जा रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। अब उसके दिमाग में सिर्फ अपने कर्जे की कैलकुलेशन चल रही थी कि कितनी देर में उसका कर्जा चुकता हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, पर तभी उसे याद आया कि वो चाहकर भी रात को कमरे से बाहर नहीं निकल सकता और इसीलिए उसने इंटरकॉम से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अब जिनसू को ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने अपने लिए कंबल मांगने का फैसला किया और तब जाकर उसे पता चला कि ये कंबल की कीमत 1 मिलियन थी। ये सुनते ही जिनसू ने सोने के लिए एक अखबार ऑर्डर कर दिया। साथ ही उसने हल्का होने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तब तक उसने काफी पैसे कमा लिए थे और तभी उसे एक और कंटेस्टेंट की आवाज सुनाई दी और जब वो कमरे से बाहर निकलकर मेन रूम में आया तो उसे अपनी ही तरह और भी कंटेस्टेंट्स दिखाई दिए। तभी उन लोगों की नजर टाइमर पर पड़ी जो अब 24 घंटे की बजाय 36 घंटे दिखा रहा था और अब तक उन्हें ये समझ नहीं आया था कि आखिर वो लोग सामान कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसीलिए कंटेस्टेंट नंबर 6 ने अपने लिए सिगरेट और लाइटर मांगने का फैसला किया और जैसे ही उसका ऑर्डर आया तो उन्होंने देखा कि टाइमर पर टाइम कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो लोग टाइम के बदले में चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि वो जितना ज्यादा सामान मंगवाएंगे उतना ही जल्दी उनका टाइम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने 8 प्लास्टिक की बाल्टी, टॉयलेट पेपर, गार्बेज बैग और सिगरेट्स ही मंगवाई। कुछ देर बाद उन सभी को भूख लगने लग गई और ये बात सुनकर सैरा बहुत हैरान थी क्योंकि उसके कमरे में पहले ही 12 मील्स पहुंच गई थी, जिसके बाद उन सभी को एहसास हुआ कि सारा सामान ऊपर वाले फ्लोर में ही डिलीवर होता था पर वो लोग सामान लेकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसीलिए उन्हें लिफ्ट से ही सामान भेजना था। इसके बाद वो सभी लोग सारा के कमरे में गए जो काफी ज्यादा आलीशान था। साथ ही सारा ने अपने लिए काफी कुछ खरीद लिया था क्योंकि उसका पेमेंट रेट काफी ज्यादा था, उसे पर मिनट के हिसाब से काफी ज्यादा पैसे मिलते थे। सबका रेट अलग अलग था लेकिन नीचे के फ्लोर्स का रेट ऊपर वालों से काफी ज्यादा कम था। असल में जब सारा इस थिएटर में आई तो उसने अनजाने में 8 नंबर चूज कर लिया था
और अपने कमरे में आते ही उसने गलती से सिगरेट से अपनी ड्रेस जला दी थी, जिसके बाद उसने तब तक सामान खरीदा जब तक उसका स्कोर कार्ड 0 नहीं हो गया। लेकिन उसका रेट हाई होने की वजह से उसका स्कोर कार्ड जल्दी ही वापस बढ़ने लग गया और जब उसे खाना भेजा गया तो उसने सभी पानी की बोतल्स का इस्तेमाल नहाने के लिए किया। सारा के कमरे को देखने के बाद वो लोग एक एक करके सभी कमरों में गए, जिनमें से रूम नंबर 1 सबसे छोटा था, जो सैंग गूक नाम के एक आदमी का था, और उस बेचारे ने नंबर 1 सिर्फ अपने पैर में लगी चोट की वजह से चुना था। इसके बाद उन्होंने लिफ्ट की मदद से खाना नीचे भेजा और जब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त थे तो वहीं सारा अपने लिए अलग अलग कपड़े मंगवा रही थी। उसके इस बर्ताव को देखकर सभी लोग नाखुश थे, पर तभी उसने उन्हें बताया कि असल में वो लोग सीढ़ियों पर बार बार ऊपर नीचे चलकर अपने समय को दोबारा बढ़ा सकते हैं। और ये पता चलते ही उन लोगों ने बार बार ऊपर और नीचे जाना शुरू कर दिया, पर इसके बावजूद भी टाइमर 0 पर चला गया और तभी अचानक से वो दोबारा 24 घंटों पर रीसेट हो गया। उस रात सभी लोगों ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा जरूरी सामान मंगवाया। अगले कुछ दिनों तक सभी लोग ऐसे ही ऊपर और नीचे भागते रहे, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते थे और अब उनके लिए खाना भी कम पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने खुद को 2 ग्रुप्स में बांटने का फैसला किया और अब खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाला था जो इस दिन ऊपर से नीचे तक भागेंगे। लेकिन अपनी टांग पर लगी चोट की वजह से सैंग गूक ज्यादा तेजी से नहीं भाग पा रहा था और इसीलिए पार्टिसिपेंट 6 ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। पर तभी सेकंड फ्लोर की कंटेस्टेंट चून जा ने उसकी जगह भागने का फैसला किया और जब 2 दिन बाद सैंग गूक की दोबारा से बारी आई तो इस बार उसकी जगह जिनसू ने ली। और ये देखकर बाकी लोगों का मानना था कि अगर सैंग गूक काम नहीं कर रहा तो उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए चून जा बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसके मुताबिक उन्हें किसी भी इंसान को भूखा रखने का कोई हक नहीं है। अगले कुछ दिनों में सभी लोगों ने अपने अपने कमरों के लिए थोड़ा बहुत सामान मंगवा लिया, पर इसके साथ ही उनके कमरों में कूड़ा भी बढ़ता जा रहा था और इधर सैंग गूक को भागने में हिस्सा ना ले पाने का पछतावा हो रहा था और इसीलिए उसने सारा कूड़ा अपने कमरे में रखने का फैसला किया। उधर एक दिन फिलिप्स नाम के कंटेस्टेंट ने देखा कि लगातार भागने के बावजूद भी उनका टाइमर ऊपर नहीं गया और तभी सारा ने ऐलान किया कि अब से वो भागने में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उसके मुताबिक शेयर्ड टाइम के जरिए सिर्फ नीचे वाले फ्लोर्स के लोग ही सामान मंगवाते थे और ये उसकी सिरदर्दी नहीं थी। इसके बावजूद भी अगले कुछ घंटों तक लगातार भागने के बाद भी उनका टाइमर कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी कुछ कंटेस्टेंट्स का मानना था कि उनकी मेहनत अगले कुछ घंटों में टाइमर में ऐड हो जाएगी और इसी तसल्ली से वो सभी लोग सोने चले गए। पर जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अब उनके टाइमर में बहुत कम समय बचा था और ये देखते ही उन सभी लोगों ने तेजी से ऊपर नीचे भागना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक से यांग नाम की एक कंटेस्टेंट को दौरा पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी ऐसी हालत देखकर 5th फ्लोर की कंटेस्टेंट मून ने तुरंत ही एक दवाई मंगवाने को कहा, क्योंकि आम जिंदगी में वो एक नर्स थी। पर जैसे ही चून जा वो दवाई मंगवाने के लिए आगे बढ़ी तो पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके मुताबिक यांग को सिर्फ एक दौरा ही तो पड़ा था, इससे मर थोड़ी जाएगी वो, और उन्हें इसके लिए अपना समय कम करवाने की जरूरत नहीं है और अगर वो दवाई मंगवाएंगे तो टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिससे बचते हुए जिनसू ने आखिरकार उस दवाई का ऑर्डर दे दिया। तभी सारा ने टाइमर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उनका टाइमर 40 घंटे पर चला गया है। दवाई आने के बाद उन सभी की नजर कमरे में लगे हुए कैमरा पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि असल में उनकी लड़ाई को कोई एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहा है, जिसके चलते टाइमर पर घंटे ऐड किए गए थे और वो शो असल में उनसे यही चाहता था। फिलिप्स ने उस शो में आते वक्त नंबर 7 चुनने से पहले काफी देर तक सोचा था और अपने कमरे में आते ही उसने एक टेबल, कॉपी और पेन मंगवा लिया था ताकि वो इस शो के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। और अब वो लोग समझ चुके थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा घंटे पाने के लिए दर्शकों को एंटरटेन करना होगा और ये पता लगते ही वो सभी लोग प्लानिंग में लग गए, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर एक टैलेंट शो बनाने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत फिलिप्स ने नाक से बाजा बजाकर की और इसके बदले में उन्हें 24 घंटे मिले। जिसके बाद वो सब समझ गए कि ये आइडिया तो काम कर रहा है, तो अब उन्होंने तय किया कि अगले दिन ऐसे ही सभी लोग अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। साथ ही वो लोग ये भी सोचने लग गए कि आखिर उन्हें इस शो में कितने दिन रुकना है और उन्होंने ये फैसला सैंग गूक के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वो उन सभी में सबसे कम पैसे कमा रहा था। जिस पर सैंग गूक ने जवाब दिया कि उसे 1 बिलियन की जरूरत है, जिसका मतलब था कि उन्हें 75 दिन तक वहां रुकना होगा। उस रात सोने जाने से पहले उन सभी ने टैलेंट शो के लिए अपना अपना सामान मंगवाया। अगले दिन टैलेंट शो की शुरुआत हुई, जहां मून ने गाना गाकर 10 घंटे कमाए और फिर पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने कुछ ईंटें तोड़कर 15 घंटे, जिसके बाद चून जा ने थोड़े मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाकर 17 घंटे कमाए। पर इसी बीच उसके हाथ में भी चोट लग गई। इस कॉन्टेस्ट में यांग और जिनसू कुछ खास नहीं कमा पाए थे, लेकिन सैंग गूक ने जोकर बनकर 30 घंटे कमा लिए। और जब सारा की बारी आई तो उसने कहा कि मेरा टैलेंट थोड़ा 18+ है, जिसमें पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उसका साथ दिया और उन्होंने इससे 69 घंटे कमाए। ये तो कड़वा सच है दोस्तों, मर्दों की ठरक से ही तो इकोनॉमी चलती है, इससे तो पैसा बनेगा ही।
अगली सुबह सैंगुक ने कहा कि अब मेरे कमरे में कूड़ा स्टोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब कोई भाग नहीं रहा, अब दूसरे तरीके से घंटे कमाए जा रहे हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद उन लोगों ने अगले दिन वोटिंग करने का फैसला किया। पूरा दिन सोचने के बाद जब अगले दिन उन्होंने वोटिंग की तो सबसे ज्यादा वोट सारा को मिले, जिसने पहले तो फैसला मानने का नाटक किया पर अगले ही सेकंड अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और अगले दिन उसने किसी को खाना भी नहीं भेजा। अब सारा के कमरा बंद करने की वजह से सभी लोग भूखे थे और अब खाने की कमी की वजह से लोगों को गुस्सा आने लगा था। ये देखकर आखिरकार यांग और जिनसू ने सारा कूड़ा अपने कमरों में रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने टैलेंट शो में सबसे कम घंटे कमाए थे। और जब फिलिप्स ने सारा को ये चीज बताई तो वो उन्हें खाना देने को सिर्फ तब तैयार हुई जब उन लोगों ने अपने शेयर टाइम से उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। कुछ देर बाद सारा ने सुझाव दिया कि अब हमेशा तो एक ही गेम नहीं खेल सकते हम, अब की बार किंग गेम खेलते हैं, जिसमें उन लोगों ने 8 बॉल्स में 7 नंबर और एक पर के लेटर लिखा हुआ था और जिसके पास भी के आएगा वो राजा होगा और अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी डेयर दे सकता है। गेम शुरू होते ही सभी लोगों ने एक दूसरे को डेयर देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनके टाइमर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ज्यादा खतरनाक डेयर देने का फैसला किया ताकि लोग थोड़े एंटरटेन तो हों। और जैसे ही सारा की बारी आई तो उसने चुनजा और पार्टिसिपेंट नंबर 6 को आपस में लड़ने को कहा, जिसके बाद उन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। अपने हाथ पर लगी चोट की वजह से चुनजा के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था, जिसका फायदा उठाकर पार्टिसिपेंट 6 ने उसे पीटना शुरू कर दिया। और जब तक बाकी लोग बीच में नहीं आए तब तक वो रुका नहीं, पर उनकी इस लड़ाई ने उन लोगों को 50 घंटे कमा के दिए थे। पर अब कई लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही थी और इसलिए सारा ने उनके सामने एक सुझाव रखा, जिसमें कोई भी डेयर करने के लिए मना कर सकता है, पर इसके बदले में उन्हें पनिशमेंट के तौर पर टेजर से बिजली के झटके दिए जाएंगे, पर उससे देखो कोई मरेगा नहीं। अगले दिन एक बार फिर से गेम शुरू हुई और इस बार भी सारा ही किंग थी और उसने जिनसू को मून की शर्ट के नीचे हाथ डालने को कहा, पर जिनसू देख पा रहा था कि मून ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं है और इसीलिए उसने डेयर करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे पनिशमेंट के तौर पर शॉक दिया गया। झटका इतना तेज था कि वो बेचारा बेहोश हो गया और उसने पैंट में ही बाथरूम कर दिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें 60 घंटे मिल गए थे। अगले दिन गेम को आगे बढ़ाते हुए यांग ने एक सिक्का उछालने का फैसला किया और पार्टिसिपेंट नंबर 6 और चुनजा को उसे गेस करने को कहा। जो भी हारा उसे टेजर से शॉक दिया जाएगा। इस टॉस में चुनजा हार गई, जिसके बाद उसका भी जिनसू वाला ही हाल हुआ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर तभी एक दिन सैंगुक ने चुनजा और जिनसू को बताया कि असल में ऊपर के फ्लोर वाले उन दोनों के खिलाफ काम कर रहे थे और यांग अक्सर सिक्के को उछालते समय उसे ढक लेती थी ताकि वो नतीजे को बदल सके। इसके बाद उन्होंने ये बात फिलिप्स को बताई, जिसने उन्हें सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी। पर थोड़ी देर बाद फिलिप्स ने खुद यांग को बॉल्स के साथ हेरा फेरी करते हुए पकड़ लिया और उसने यांग को सावधान करते हुए चालाकी से खेलने को कहा। अगले दिन पहली बार सैंगुक को राजा बनने का मौका मिला और उसने यांग को बिना सिक्के को ढके उसे उछालने को कहा, जिसके बाद अब शॉक लगने की बारी सैरा की थी। पर तभी पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने पीछे से आकर फिलिप्स पर हमला कर दिया और जब उसे दोबारा होश आया तो वो सारा के कमरे में था, जहां पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने फिलिप्स को समझदार कहते हुए उसके साथ टीम बनाने को कहा और फिलिप्स के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि पार्टिसिपेंट नंबर 6 के हाथ में काफी ताकतवर टेजर था। इसके बाद 6 ने मेन इंटरकॉम पर ताला लगाने के साथ साथ नीचे के सभी फ्लोर्स के इंटरकॉम भी तोड़ दिए ताकि सब कुछ उनके ही मुताबिक हो। इसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ नीचे के फ्लोर वाले ही काम करेंगे और ऐसा ना करने पर उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा और साथ ही अगर वो टाइम कमाने में कामयाब हुए तो इसके बदले में उन्हें सिक्के दिए जाएंगे, जिससे वो अपने लिए चीजें खरीद सकते थे और इस एक सिक्के की कीमत 3 घंटे के बराबर थी। जब चुनजा ने इस फैसले का विरोध करने की कोशिश की तो पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उस पर अपनी टेजर गन तान दी और ये देखकर सैंगुक ने 6 पर हमला करने की कोशिश की, पर 6 ने उसे भी लात मारकर चुनजा को टेजर शॉक दे दिया, जिसके बाद वो सैंगुक की जख्मी लात पर पैर रखकर उसे मसलने लगा, जिसके चलते उन्हें कई सारे घंटे और मिल गए। इसके बाद फिलिप ने उन्हें उनके अगले गेम के बारे में बताया, जिसमें कुछ बॉल्स पर अलग अलग गेम्स लिखी हुई थी और लोअर फ्लोर के कंटेस्टेंट्स को उन्हीं में से एक बॉल चुननी थी और उस गेम के खत्म होने के बाद हारने वाले इंसान को सजा भी मिलेगी। सबसे पहले दिन उनकी बॉल पर छुपम छुपाई लिखा हुआ था, पर इस गेम में लोअर फ्लोर के सभी लोगों का एक एक बॉडी पार्ट कवर किया गया, जिसके बाद उन्हें छुपना था और वहीं अपर फ्लोर वालों का काम उन्हें ढूंढकर पीटना था। गेम के दौरान चुनजा का सामना पार्टिसिपेंट नंबर 6 से हुआ, जिसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर फिलिप ने वहां आकर उसे बचा लिया। गेम खत्म होने के बाद जिनसू को विनर घोषित किया गया और अब उसे आंख बंद करके अपने किसी एक साथी को बैट से मारना था और बदकिस्मती से ये साथी सैंगुक था, पर उनके इस घिनौने खेल ने उन्हें 26 घंटे कमा कर दिए, जिसका मतलब था 9 सिक्के।
लेकिन इन सिक्कों को हासिल करने के लिए भी लोअर फ्लोर के सभी कंटेस्टेंट्स को एक पर्ची पर लिखना था कि उन्हें कितने सिक्के चाहिए, और अगर उन सभी का टोटल 9 से ज्यादा हुआ तो उनमें से किसी को भी एक सिक्का तक नहीं मिलने वाला। पर खुशकिस्मती से उन सभी ने 2-2 सिक्के लिखे थे, पर जिनसू ने तो एक ही लिखा था, जिसके चलते उसे रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। अगले दिन भी सारा ने एक बेहूदी गेम का आविष्कार किया, जिसके अंत में मून को सजा झेलनी पड़ी, और इस बार उन सबका टोटल सिर्फ 10 ही घंटे बना था, जिसके चलते उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हर रोज ऐसी गेम्स खेलने की वजह से उन सभी की हालत बिगड़ती जा रही थी। पर फिर सैंगूक ने चुंजा और जिनसू की जेब में एक नोट डाल दिया, जिसमें उसने उन दोनों को अपने कमरे में डिलीवरी लिफ्ट से आने को कहा। अगले दिन फिलिप्स ने उन्हें बताया कि लिफ्ट काफी ज्यादा आवाज करती थी, पर इसके बावजूद भी उन्होंने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके चलते अगले दिन गेम के दौरान सैंगूक ने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया, जो असल में बाकी लोगों के लिए एक सिग्नल था। और उसी दिन जिनसू और चुंजा चुपचाप लिफ्ट में छुप गए, जिसके बाद सैंगूक ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ऊपर के फ्लोर के सभी लोग उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वहां पहुंचते ही पार्टिसिपेंट 6 और बाकी लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई, और जैसे ही जिनसू वहां से निकलने लगा तो सारा ने उसके ऊपर अपनी टेजर तान दी। पर तभी फिलिप्स ने उन्हें बताया कि उसने टेजर्स की बैटरी पहले ही निकाल ली थी, और ये पता चलते ही चुंजा ने 6 को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। असल में चुंजा जब वहां आई थी तो उसके पास सिर्फ दूसरे फ्लोर का ही ऑप्शन था, जो उसे मजबूरन उठाना पड़ा था। इसके बाद उन लोगों ने सभी ऊपर के फ्लोर्स के कंटेस्टेंट्स को बांध दिया, और अपने आप को मुसीबत में पाकर फिलिप्स उनसे माफी मांगने लगा, जिसके चलते निचले फ्लोर्स के लोगों ने उसे छोड़ भी दिया। साथ ही उनके इस प्लान ने उन्हें कई घंटे कमा कर दे दिए थे। लोगों को ये बगावत देखने में काफी मजा आया था। इसके बाद उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके रूम में बांधकर 8th फ्लोर को कॉमन कमरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसी रात चुंजा ने इस शो को खत्म करने की बात कही, और इसके लिए वो सैंगूक के 1 बिलियन में कम पड़ रहे पैसे अपने प्राइस से देने को भी तैयार था, और इसीलिए उन्होंने अब अपना सारा समय आराम करने पर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही वो समय समय पर कैद किए गए कंटेस्टेंट्स को भी खाना देते रहते थे, और जब उनके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हुए थे तो वो सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर देर रात उनके टाइमर में समय तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने सभी कैदियों की तलाशी की, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। पर कुछ देर बाद उनका टाइमर 45 से 52 घंटों पर चला गया, और फिर उसी वक्त उन्हें यांग के चिल्लाने की आवाज आई, और जब तक वो लोग वहां पहुंचते उन्होंने देखा कि किसी ने यांग का एक दांत निकाल लिया था। और ये देखकर जिनसू तुरंत ही पार्टिसिपेंट 6 के पास पहुंचा, और जब उसने 6 के जूते उतारे तो उसे पता चला कि किसी ने उसके पाँव के सारे नाखून निकाल दिए थे। और जब चुंजा ने उससे पूछा कि आखिर उसने किसी को इस बारे में बताया क्यों नहीं, तो 6 ने चुंजा से ये सवाल अपने दोस्तों से करने को कहा, जिसके बाद चुंजा को अब अपने सभी दोस्तों पर शक हो रहा था, और इसीलिए उसने जिनसू, फिलिप और सैंगूक को अपने अपने कमरे में बंद कर दिया। लेकिन साथ साथ उसने कहा कि खाना मिलता रहेगा सबको, बस अपने कमरे में रहो। अब उसने सिर्फ मून को ही बाहर रखा था, क्योंकि वो इतनी प्यारी सी थी, वो किसी का क्या ही बिगाड़ेगी। लेकिन इस गेम ने मून के दिमाग पर काफी बुरा असर डाल दिया था, और अब उसे अपने आसपास अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। ऐसे ही एक भ्रम के चलते उसे लगा कि सारा और यांग आजाद हो गए हैं, और इसीलिए वो ये खुशखबरी देने के लिए 6 के पास पहुंच गई, जिसने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मून ने 6 की बातों में आकर उसे आजाद कर दिया, जिसके बाद 6 ने अपने साथियों को छुड़ाने के बाद बाकी लोगों पर हमला बोल दिया, और एक बंदूक खरीदने के बाद उसने सभी लोगों को एक लाइन में बैठाकर पूछा कि नाखून आखिर किसने काटे थे। और जब किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो वो उन लोगों के साथ एक खेल खेलने लग गया, जिसमें उसने सबसे पहले चुंजा पर गोली चलाने की कोशिश की, और जब उस पर गोली नहीं चली तो 6 ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने फिलिप्स की टांग में गोली मारी, जिसके बाद वो सैंगूक की तरफ बढ़ा। पर तभी जिनसू को एक आइडिया आया, और उसने कहा कि हम कैमरा फुटेज खरीद लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किसने नाखून निकाले थे। ये बात सुनते ही सारा और 6 ने तुरंत ही फुटेज खरीद कर उसे देखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि असल में सैंगूक ने ही 6 के नाखून निकाल कर उसके चेहरे पर पेशाब किया था, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नंबर 6 से बदला लेना चाहता था। ये वीडियो देखने के बाद अब 6 सैंगूक को जान से मारने का मन बना चुका था, लेकिन सारा गेम को अभी खत्म नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए उसने 6 को टेजर शॉक देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद सारा ने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके कमरों में बंद कर दिया। असल में सारा को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, और वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो सभी के कमरों की फुटेज खरीदती थी, जहाँ उसे बाकियों को परेशान होता देखकर बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उन्होंने हर तरह से उन्हें परेशान कर लिया था,
और अब अगर और घंटे कमाने हैं तो कुछ अलग करना होगा, जिसके लिए उसने स्लीप डेप्रिवेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें उसने जिनसू, फिलिप, चुनजा और सैंगूक को एक कुर्सी पर बैठाकर उनके चेहरे के आसपास पानी भर दिया ताकि वो चाहकर भी सो ना पाए। इसके साथ ही उन लोगों को जबरदस्ती पूरे दिन वायलेंस से भरी हुई वीडियोस देखनी पड़ती थी, जिसका उनके शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। सारा पूरी तरह से अब एक साइको बन चुकी थी। वो पूरा दिन उन्हें देखती रहती, कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती। साथ ही उसने एक कुत्ता भी खरीद लिया था, जिसके चलते अब यांग को उस कुत्ते की टट्टी भी साफ करनी पड़ती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जब वो सैंगूक का हाल पूछने के लिए उसके कमरे में गई तो सैंगूक ने उसका दांत निकालने के लिए उससे माफी मांगी और यांग ने भी उसे आसानी से माफ कर दिया। सैंगूक ने उसे बताया कि वो लोग अपने कमरे बदल सकते हैं, उसके लिए उन्हें $1 बिलियन की जरूरत है। बाहरी दुनिया में सैंगूक एक जोकर के तौर पर काम करता था। उसे अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और जब वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया तो उसने एक इंश्योरेंस खरीद कर सब कुछ खत्म करने का सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, एक सफेद गाड़ी उसे यहाँ पर ले आई, जहाँ अपने पैर पर लगी चोट की वजह से उसने फर्स्ट फ्लोर को चुना। पर जब उसने इंटरकॉम से कमरा बदलने की मांग की तो पता चला कि $1 बिलियन लगेंगे इसके, और तभी से वो $1 बिलियन कमाने में लगा हुआ था। उधर जिनसू की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। पर तभी यांग ने उसे होश में लाने के बाद बताया कि सैंगूक के पास सारा का राज खत्म करने का प्लान है। असल में सारा पूरी तरह से एक साइकोपैथ बन चुकी थी जो सोती तक नहीं थी, और इसीलिए उनके पास थोड़ा ही समय था जब वो गोल्फ खेलने के बाद नहाने जाती थी, क्योंकि तब उसके पास उसकी पिस्टल नहीं होती थी। इस काम में सबसे ज्यादा खतरा यांग की जान को था और इसीलिए उसने सबसे पहले कमरा चूज करने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए सभी लोग तुरंत ही तैयार हो गए। पर मून की एक शर्त थी जिसे यांग ने बिना सुने ही मान लिया, क्योंकि वो कुछ भी करके सारा से पावर छीनना चाहती थी। अगले दिन जब वो गोल्फ खेलने के लिए नीचे आई तो इस बार यांग उससे ज्यादा एक्साइटेड थी। सारा का ज्यादा मन नहीं था, पर फिर भी उसने सारा को किसी तरह खेलने के लिए मना ही लिया। उधर मून ने सभी लोगों को आजाद तो कर दिया था, पर इतने दिनों से बंधे रहने की वजह से उन लोगों का चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं इस हलचल की वजह से सारा का कुत्ता लगातार भौंकने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सारा तुरंत ही जांच करने के लिए उस तरफ जाने लगी। वहीं जिनसू और मून सारा से छुपने के लिए 6th फ्लोर में घुस गए, जिनको वहां देखकर पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर सारा ने अपनी बंदूक तैयार कर ली थी। पर जैसे ही वो उन दोनों पर गोली चलाने वाली थी तभी यांग ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। सारा को कैद करने के बाद सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि अब आखिरकार वो आजाद थे। और तभी मून ने यांग को अपनी शर्त के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद उसने पार्टिसिपेंट नंबर 6 की मरहम पट्टी करने के लिए कुछ दवाई मंगवाई। मून का काम खत्म होने के बाद अब सैंगूक की बारी थी और उसने तुरंत ही इंटरकॉम से कमरा बदलने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उनके सामने एक एनवेलोप आया जिसके अंदर सिर्फ कमरा बदलने का तरीका लिखा हुआ था और $1 बिलियन सिर्फ इस एनवेलोप की कीमत थी। इसके साथ ही हर एक कमरे का अलग अलग रेट था। 8वें कमरे का रेट तो 340 बिलियन था और ये पता चलते ही वो सभी लोग रोने लग गए। इधर गेम में $1 बिलियन के झटके के बाद सैंगूक ने ये ऐलान किया कि वो अपनी बेटी के लिए पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला और इसीलिए उसने सभी लोगों को कुर्सियों पर बांध दिया। पर वहीं जमीन पर गिरी हुई सारा ये सब देखकर हंस रही थी। उधर सभी लोगों को बांधने के बाद सैंगूक खुद और घंटे कमाने के लिए एक रस्सी पर चढ़ गया, पर जैसे ही वो रस्सी को पार करने वाला था अचानक उसका पैर फिसल गया, पर फिर भी उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया, जिसके चलते उसने कई सारे घंटे कमा लिए। और ये देखकर सभी लोग समझ गए कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। इसके बाद सैंगूक ने अपने अगले करतब में एक बहुत ऊंची छलांग मारी, जिसने उसे एक कैमरा के पास पहुंचा दिया। पर जैसे ही उसने उस कैमरा को पकड़ा तो वो कैमरा उसके साथ नीचे ही गिर गया। जमीन पर गिरते ही कैमरा में आग लग गई और कुछ ही सेकंडों बाद सैंगूक भी उस आग में गिर गया। इधर सभी लोग रस्सियों से बंधे हुए थे तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, पर इसके बावजूद भी फिलिप्स, चुंजा और जिनसू ने खुद को जैसे तैसे आजाद किया और तुरंत ही सैंगूक की मदद के लिए आगे बढ़े। पर तब तक वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और इसीलिए मून ने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। उन लोगों ने मदद मांगने की काफी कोशिश की, पर इसके बदले में सिर्फ उनके घंटे बढ़ते जा रहे थे और ये देखकर जिनसू को लगा कि शायद उन्हें एंटरटेनमेंट रोक देना चाहिए और इसीलिए उसने चुंजा के साथ मिलकर सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में लगे आखिरी कैमरा को तोड़ा तो तुरंत ही दरवाजा खुल गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सैंगूक ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। लेकिन सारा के मुताबिक ये एक परफेक्ट एंडिंग थी। जैसे ही जिनसू उस दरवाजे से बाहर निकला तो उसे ऑडियंस की तालियों की आवाज सुनाई दी, जो असल में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। साथ ही उन्हें एक नोट मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जल्द ही उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे।
वहाँ से निकलने के बाद उन्हें पता चला कि असल में वो लोग उस गेम में 2 महीनों से जो अपने समय में सबसे बेहतरीन रेस कार थी और वो आज तक कोई कंपटीशन नहीं आ रही थी। हर्बी और उसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाते थे, मगर एक दिन हर्बी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो लगातार हर कंपटीशन हारने लगी। आखिरकार उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में भेजने का फैसला किया। उस दिन हर्बी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई, लेकिन हर्बी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब ट्रक ड्राइवर ने डेव से कहा कि वो हर्बी को परेशान न करे, क्योंकि इस गाड़ी को अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं होती। जब डेव हर्बी को ट्रक से उतारने गया तो हर्बी ने उसके जूतों पर पेट्रोल गिरा दिया। कैब ड्राइवर ने हर्बी को पीछे से धक्का दिया और डेव उसे जंजीरों से खींचने लगा। पहले तो हर्बी ने आगे न बढ़ने की पूरी कोशिश की, पर अचानक उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया तो वो मौका देखकर बाहर भाग निकली, लेकिन इसी दौरान उसके टायर लोहे की कीलों में फंसकर पंचर हो गए। अब हर्बी को ना चाहते हुए भी बाकी कबाड़ की गाड़ियों के साथ वहीं रुकना पड़ा। वो जानती थी कि कुछ दिन बाद उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। खैर, इसके कुछ हफ्तों बाद हम मैगी पेटन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्केट बोर्ड पर अपनी ग्रेजुएशन में पहुंची। उसके पिता उससे बेहद खुश थे, क्योंकि मैगी अपने परिवार में ग्रेजुएशन पूरी करने वाली पहली लड़की थी। ज्यादा ही पढ़ने वाला परिवार लग रहा है। मैगी के पिता रे रेस कार कोच थे और उन्होंने मैगी को उसके भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए बुलाया। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रे जूनियर की स्पॉन्सर सैली से हुई, मगर हमेशा की तरह इस बार भी गाड़ी घुमाते हुए रे जूनियर का एक्सीडेंट हो गया। असल में रे जूनियर एक प्रोफेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि उसमें रेसिंग का हुनर ही नहीं था। खैर, बाद में जब मैगी घर आई तो उसने दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखी, जिन्हें देखकर उसे अपने दादा की याद आ गई, जो अपने समय के सबसे बेहतरीन रेसर थे। उनसे इंस्पायर होकर ही मैगी ने भी 15 साल की उम्र से रेसिंग करना शुरू कर दिया था। वो भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, मगर एक दिन मैगी का एक्सीडेंट हुआ और फिर सब कुछ बदल गया, जिसके बाद उसके पिता ने उसे रेसिंग करने से साफ मना कर दिया। खैर, अब उसके पिता कहने लगे कि कल सुबह वो मैगी का ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अगली सुबह मैगी और रे कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की गाड़ी चुन सके। तभी हर्बी की नजर मैगी पर पड़ी और उसने सोच लिया कि वो मैगी के साथ उसके घर जाना चाहती है। हर्बी ने मैगी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन पिछला टायर ना होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसी समय हर्बी को कुचलने के लिए उठा लिया गया। अपने आप को बचाने के लिए हर्बी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैगी की नजर उस पर पड़े, मगर मैगी को हर्बी के सामने खड़ी निसान की एक गाड़ी पसंद आ गई। अब वो डेव के साथ डील पक्की करने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर हर्बी क्रेन से छूटकर निसान के ऊपर आ गिरी, जिससे वो गाड़ी तो चकनाचूर हो गई। आखिरकार मैगी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने हर्बी को खरीदने का फैसला किया। हर्बी को घर लाकर रे ने उसकी थोड़ी मरम्मत कर दी और मैगी से कहा कि वो उसे केविन के गैराज में ले जाए। जब मैगी हर्बी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक खत निकला, जो मैगी के पुराने मालिक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि हर्बी का अच्छे से ख्याल रखना। मगर जैसे ही मैगी ने गाड़ी को चालू किया तो वो अपने आप ही काबू से बाहर होकर चलने लगी और मैगी बुरी तरह डर गई। वो सीधा वहाँ से केविन की गैराज में पहुंची। आज मैगी अपने स्कूल के दोस्त केविन से कई सालों के बाद मिल रही थी। केविन तो स्कूल के दिनों से ही मैगी को चाहता था, मगर वो कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। खैर, उसने कहा कि वो हर्बी की अच्छे से मरम्मत तो कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे हर्बी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना होगा। जब मैगी और केविन ड्राइव के लिए निकले तो हर्बी सड़क पर ढेर सारा धुआं छोड़ रही थी। इससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन हर्बी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने अपने आगे के टायर उठाए और मैगी के काबू से बाहर होकर तेजी से चलने लगी। अब वो सीधा एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम में जा पहुंची, जहां मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेक्स्टल कप चैंपियन था, इसीलिए उसे देखने के लिए आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर हर्बी बार बार हॉर्न बजाने लगी तो मैगी ने हॉर्न बंद करने के लिए उसका हुड खोला, लेकिन उसी समय हर्बी ने उस पर पेट्रोल फेंककर उसके कपड़े खराब कर दिए। पर तभी केविन को ट्रंक में से एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिला, तो मैगी ने वो सूट ही पहन लिया। जब ट्रिप ने मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी खस्ता हालत पर हंसते हुए उसने मैगी से कहा कि इस गाड़ी को सर्कस में वापस छोड़ाओ। ये सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया और उसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। ये देखकर ट्रिप गुस्से से आग बबूला हो गया, तो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें रेस करके मामले का निपटारा करना चाहिए। मैगी ने तो गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रिप से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने खुद ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ट्रैक पर पहुंच गई। जल्द ही हर्बी ने अपने गियर चालू किया और रेस शुरू हो गई। मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी बेकाबू हो चुकी थी। अब हर्बी अपने पुराने पुर्जों के साथ भी ट्रिप की गाड़ी के बराबर जा पहुंची, तो ट्रिप ने उन्हें टक्कर मारकर ट्रैक से हटाने की चाल चली। उस समय तो मैगी को भी गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप को हराने का फैसला कर लिया। उसने हर्बी को काबू करने की बजाय उसका साथ देने का सोचा और अब वो दोनों मिलकर फिर से ट्रिप के बराबर जा पहुंचे। ट्रिप ने एक बार फिर से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को घुमाया, जिसे देखकर ट्रिप भी भौचक्का रह गया।
अब वो दोनों फिनिश लाइन के करीब थे तो हर्बी साइड में लगी सेफ्टी बार पर चढ़ गई और कुछ ही पलों के फासले से उसने रेस जीत ली। आखिरकार रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था क्योंकि वो एक खटारा गाड़ी से हार गया था। खैर बाद में मैगी ने गैराज में जाकर केविन से कहा कि ये रेस उसने नहीं बल्कि हर्बी ने खुद जीती है, लेकिन केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जीत के लिए बधाई दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैगी ने 1963 की एक गाड़ी में नेक्सटल कप के चैंपियन को हरा दिया था। फिर अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके पिता और भाई में झगड़ा हो रहा था। असल में रे जूनियर की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से चला गया। उस वक्त सैली अपनी पीली बीटल गाड़ी में उनके घर आई तो हर्बी को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। इधर सैली ने रे को कल की रेस की वीडियो दिखाई तो रे ये देखकर हैरान रह गया कि मैगी इस खटारा गाड़ी से रेस जीत गई, लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था कि मैगी ने उसके मना करने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया। तब मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि गाड़ी वो नहीं उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। अब मैगी ने फैसला किया कि वो मैक्स के नाम से रेस में हिस्सा लिया करेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रिप अपनी हार पर बेहद निराश था। उसके मैनेजर लैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक आम रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार बात ट्रिप की ईगो पर आ गई थी। इसीलिए उसने कहा कि वो फिर से रेस करना चाहता है। उसने अपनी टीम को 2 दिन का एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को कहा क्योंकि वो जानता था कि मैक्स यानी मैगी रेस के लिए जरूर आएगा। उधर मैगी केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया जिसके मुताबिक वो मैगी को बदलकर एक नई रेस कार का रूप देने वाला था। लेकिन मैगी ने कहा कि अब वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि सालों पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी रेस नहीं करेगी। इसी दौरान हर्बी की नजर अखबार में एड पर पड़ी जिसमें रेसिंग कंपटीशन जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलने वाला था। जैसे ही मैगी गाड़ी में बैठी तो हर्बी ने अपना हुड हिलाया जिससे वो अखबार उड़कर सीधा शीशे पर आ गया। जब मैगी ने देखा कि रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 मिलेंगे तो उसने सोचा कि इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा। तब केविन ने कहा कि अगर मैगी इस रेस में हिस्सा लेने को तैयार हो गई तो वो मुफ्त में हर्बी की मरम्मत कर देगा और फिर अगर वो जीत गई तो वो दोनों इनाम आधा आधा बांट लेंगे। हालांकि मैगी को अब भी डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों मिलकर हर्बी को एक रेस कार बनाने में जुट गए। फिर हर्बी को धोने के बाद उन्होंने उसके कुछ पुर्जे बदले। इसी दौरान केविन ने हर्बी में एक सनरूफ भी बना दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिप और उसका दोस्त क्रैश हर्बी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप ये जानना चाहता था कि इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है, आखिर कौन सा इंजन रखा हुआ है उसके अंदर कि उसने ट्रिप की सुपर कार को हरा दिया। उस रात मैगी ने रे और सैली को बात करते सुना। सैली ने कहा कि उसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि आखिरी इन्वेस्टर भी उनके हाथ से जाने वाला है। ये सुनकर मैगी ने किसी भी हालत में वो रेस जीतकर इनाम पाने का फैसला किया। आखिरकार रेस का नया दिन आ गया और तब ट्रिप हर्बी का नया शानदार रूप देखकर हैरान रह गया। उसने मैगी से पूछा कि वो मैक्स से कैसे मिली तो मैगी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। उसी समय केविन ने वहां आकर मामला संभाल लिया। जल्द ही रेस का पहला राउंड शुरू हुआ जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थी लेकिन जीत तो एक की ही होगी। तब ये ऐलान हुआ कि जो रेसर आज जीतेगा वो कल ट्रिप की गाड़ी के साथ रेस करेगा और अगर उसने ट्रिप को भी हरा दिया तो उसे इनाम में $10,000 मिलेंगे। इसके बाद रेस शुरू हुई और आखिरकार हर्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबको हराकर रेस जीत ली। अब वो कल ट्रिप की गाड़ी से मुकाबला करेगी। तब शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देख रहा था तो उसने देखा कि मैक्स के हेलमेट से लाल बाल दिखाई दे रहे थे और वो समझ गया कि मैक्स कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है। उधर हर्बी एक बार फिर से पीली बीटल को देखते ही उसके पास खींची चली गई। जब मैगी ने उसे देखा तो वो समझ गई कि हर्बी का अपना एक दिमाग है और उसे इसे अपनाना ही होगा। तब केविन ने मैगी को गुड लक के तौर पर तोहफे में एक नेकलेस दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर ट्रिप ने पीछे से हेडलाइट जला दी और पूरी मोमेंट खराब करके उनके पास आ गया। उसने केविन से कहा कि वो मैगी से अकेले बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि वो खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। ट्रिप ने बताया कि उसने खुद मैगी के दादा से ही इंस्पायर होकर रेस करना शुरू किया था। जिसके बाद उसने मैगी से पूछा कि असली रेस कार चला के देखनी है क्या। उसने मैगी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी तो मैगी बेहद खुश हो गई। इधर हर्बी को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी। जैसे ही मैगी सुपर कार में ड्राइव पर निकली तो ट्रिप मौका देखकर हर्बी का इंजन चेक करने लगा, लेकिन हर्बी ने भी उसे मजा चखाने के लिए उसके मुंह पे पेट्रोल छिड़क कर उसके सर पे हुड दे मारा। अब ट्रिप ने गुस्से में आकर अपने बॉक्स से हथौड़ा निकाला और हर्बी पर जोरदार वार करने लगा, लेकिन हर्बी ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सख्त बना लिया कि उस पे स्क्रैच तक नहीं आया। जैसे ही ट्रिप दूसरी ओर मुड़ा तो हर्बी अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगी। कुछ ही पलों में मैगी ड्राइव से वापस लौटी और उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तब ट्रिप ने उससे डील की और कहा कि कल होने वाली रेस में जो जीतेगा उसे $10,000 के साथ साथ हारने वाले की गाड़ी भी मिलेगी। पहले तो मैगी हिचकिचा रही थी और फिर उसे अपने पिता की हालत का ख्याल आया।
और वो शर्त के लिए तुरंत राजी हो गई। वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है और उसे बेचकर वो अपने पिता की मदद कर सकती है। साथ ही उसे यकीन था कि वो हर्बी के साथ रेस जरूर जीतेगी, इसीलिए उसने शर्त मान ली। लेकिन जब हर्बी को समझ आया कि मैगी ने उस पर शर्त लगाई है तो उसे काफी दुख हुआ। खैर अगली सुबह जब मैगी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए, लेकिन मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन के लिए जाना है। उसने करिश्मा को भी अपने साथ चलने को कहा। फिर वो दोनों केविन की गैराज में पहुंचे, जहां केविन ने उन्हें बताया कि हर्बी कुछ अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव कर रही है। उसने मैगी को गाड़ी से बात करने को कहा, पर जब मैगी ने गुस्से में हर्बी से कहा कि तुम्हें मेरा काम मानना होगा, तो हर्बी और गुस्से से भर गई। खैर फिर रेस का समय आया तो हर्बी और ट्रिप की गाड़ी एक साथ रेस के लिए तैयार थी। जैसे ही रेस शुरू हुई तो हर्बी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार उससे आगे निकल रही थी। जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे तो हर्बी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी और जानबूझकर रेस हार गई। उसी समय मैगी गाड़ी से बाहर आई तो ट्रिप ने उसे सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाने को कहा। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। तभी उसके पिता रे ने भी उसे देख लिया। मैगी हर्बी को हारने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए केविन ने उसे शांत किया और हर्बी को लेकर वहां से निकलने को कहा। और तभी ट्रिप सामने आ गया और उसे नई शर्त के बारे में बताया। इसके बाद उसने हर्बी पर कब्जा कर लिया। इस पर केविन गुस्से में वहां से चला गया और तभी रे मैगी से बात करने आया। वो मैगी से काफी निराश था क्योंकि मैगी ने उससे सिर्फ झूठ पर झूठ बोले थे। मैगी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। इस सब से परेशान होकर मैगी ने करिश्मा के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया, लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग के हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैगी को इसका एहसास हुआ और वो ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई। और ट्रिप ने बताया कि उसका दोस्त क्रैश हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। मगर सच तो ये था कि हर्बी तो एक मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन में फंस चुकी थी, जहां उसका बुरी तरह खात्मा होने वाला था। शो के शुरू होते ही कई भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हर्बी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। उसे देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वो इस जगह के मालिक के पास गई और कहा कि वो अपनी गाड़ी वापस खरीदना चाहती है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर ये गाड़ी एक पीस में वापस आ गई तो फ्री में ले जाना मेरी तरफ से। उसी समय एक मॉन्स्टर ट्रक वहां आया और वो हर्बी के टुकड़े करने को तैयार था। इसी दौरान करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया तो मैगी मौका देखकर नीचे मैदान में उतर गई। अब उसे इन भारी भरकम गाड़ियों से बचकर हर्बी तक पहुंचना था। जैसे ही हर्बी ने मैगी को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर ट्रक उसके ऊपर गिरने ही वाला था। लेकिन फिर ऐन वक्त पर हर्बी ने मैगी के ऊपर आकर उसे सनरूफ से अंदर बैठा लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक दिया और फिर मैगी और हर्बी मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। हर्बी अपने सामने आने वाली हर गाड़ी से बचकर निकल रही थी, पर तभी पीछे से मॉन्स्टर ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। अब हर्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में कूद गई और सीधा मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर ही लैंड हो गई। सभी गाड़ियों को हराने के बाद मैगी हर्बी को सीधा केविन की वर्कशॉप में ले गई। जब उसने हर्बी की यह हालत देखी तो वो काफी घबरा गया, पर फिर भी वो उसकी मरम्मत करने में लग गया। फिर अगले दिन वो दोनों रे जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन इस बार भी उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसे अपनी बाई आंख से देखने में परेशानी हो रही थी। तब डॉक्टर ने बताया कि वो संडे को रेस में तो हरगिज हिस्सा नहीं ले सकता। फिर रे जूनियर ने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को रेस में हिस्सा लेने दे, लेकिन रे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैगी ने कहा कि उसका बचपन से रेसर बनने का सपना था। उसने अपने पिता से पूछा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने उसे रेस में हिस्सा ही नहीं लेने दिया, जबकि उसके भाई के इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। तब रे ने भावुक होकर कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हर्बी की मरम्मत के लिए केविन को कुछ पुर्जे चाहिए थे, मगर उसके सप्लायर ने कहा कि जब तक वो पुराना हिसाब किताब नहीं चुकाता तब तक उसे नया सामान नहीं मिलेगा। उसी समय रे जूनियर वहां आया और उसने अपनी बहन को अपनी जगह नैस्कार कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा, लेकिन मैगी ने कहा कि वो सिर्फ हर्बी के साथ ही रेस में हिस्सा लेगी। तब उसके भाई ने हर्बी की मरम्मत के लिए अपनी पूरी टीम को वहां बुला लिया और कुछ ही समय में उन सब ने मिलकर हर्बी को नए जैसा चकाचक कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर्बी पर पेंट करके उसे एक नई लुक दी। इसके बाद संडे को ट्रिप नैस्कार कंपटीशन के लिए स्टेडियम पहुंचा तो वो हर्बी को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने क्रैश से पूछा कि उसके कहने के बावजूद भी हर्बी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए गए। तब लैरी ने ट्रिप को बताया कि उसे एक नई एड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इस वक्त ट्रिप के लिए ये सब मायने ही नहीं रखता था। उधर रेस से पहले मैगी ने हर्बी से बात की और उससे माफी मांगी।
इसके बाद उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया और एक साथ मैदान में उतरे जहां सबकी नजरें उनके ऊपर थी। उसी वक्त रे ने टीवी पर मैगी को देखा तो वो काफी घबरा गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैगी अपनी जान खतरे में डाले। उधर ट्रैक पर सभी रेसर्स ने अपने स्टीयरिंग व्हील्स बदले और फिर सबने वार्म अप के लिए टेस्ट ड्राइव की। इसके बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी गाड़ी बड़ी फुर्ती से आगे निकल गई, लेकिन हर्बी और मैगी काफी पीछे छूट गए, पर जल्द ही वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान रे ने भी सीधा स्टेडियम जाकर अपनी बेटी को रेस करते हुए देखने का फैसला किया। उधर रेस में ट्रिप सबसे आगे था, लेकिन थोड़ी ही देर में हर्बी भी उसके नजदीक पहुंच गई। पर तभी अचानक बाकी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया तो मैगी को आगे निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। मगर तब मैगी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि मैगी में ये रेस जीतने की पूरी काबिलियत है। उनकी बातें सुनकर मैगी जोश से भर गई और जैसे तैसे गाड़ियों के घेरे से बाहर आ गई। मगर अब दिक्कत ये थी कि हर्बी के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा था और उसे ठीक किए बिना वो रेस नहीं जीत सकते। इसके बाद पिट स्टॉप के दौरान मैकेनिक्स ने टैंक लीक तो ठीक कर दिया, मगर अब हर्बी की हालत कुछ ऐसी थी कि अगर एक भी टक्कर लगी तो वो रेस पूरी नहीं कर पाएगी। इसके बाद फिर से रेस शुरू हुई और इस बार वो ट्रिप के बगल में ही थे। अब दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी और वो जीत से थोड़ी ही दूर थे। ट्रिप ने हर्बी को टक्कर मारने की कोशिश की और इसी दौरान हर्बी के टैंक का स्टिकर निकल गया। इसके बाद जैसे ही ट्रिप ने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की तो मैगी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रिप की गाड़ी सीधा दीवार से जा टकराई। लेकिन हर्बी साइड में लगे फेंस पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए आगे बढ़ी और सभी गाड़ियों से आगे निकल गई। आखिरकार वो रेस जीत गए और इसी के साथ मैगी नैस्कार चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन गई। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस जीत का जश्न मनाया और इधर ट्रिप गुस्से में आग बबूला होकर कह रहा था कि ये गाड़ी भूतिया है, ये गाड़ी से जीती है, ये इसको चलानी वलानी नहीं आती। आखिरकार कई साल के इंतजार के बाद केविन ने फाइनली मैगी को किस किया और फिर मैगी ने उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि रे ने हर्बी को घर जल्दी लौटने को कहा क्योंकि कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। वहीं हर्बी रात को अपनी गर्लफ्रेंड बीटल के साथ ड्राइव पर निकल की याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अचानक उसे लिफ्ट में मौजूद एक बक्से में से कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सूअर दिखाई दिया। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद जब वो लिफ्ट सतह पर पहुंची तो उसका स्वागत वहां मौजूद कई सारे लड़कों ने किया और लिफ्ट के रुकते ही गैली नाम के एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। लेकिन तब तक वो लड़का बहुत ज्यादा डर चुका था और बाहर आते ही उसने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर तक भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद थी और उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस लड़के को एक पिंजरे में डाल दिया गया, जिसके बाद वहां के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में लड़के ने बताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर एबी ने उसे समझाया कि ये बहुत ही मामूली बात है। उस जगह पर मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था और उन्हें अपना नाम भी यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही याद आया था। और जब उस लड़के ने दोबारा भागने की कोशिश ना करने का वादा किया तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद किया, जिसके बाद वो उस लड़के को एक टूर पर ले गया, जिस दौरान उसने उसे बताया कि वो सभी लोग यहाँ पर रहते थे और जिंदा रहने के लिए सारे जरूरी काम वो खुद ही किया करते थे, जैसे कि घर बनाना और शिकार करना वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती तो वो उस लिफ्ट के जरिए मंगवाते थे, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा था। हर महीने बॉक्स के जरिए उनके लिए नई सप्लाईज और एक नया लड़का भेजा जाता और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें वहाँ किसने और क्यों भेजा है। तभी उस लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाद एल्बी ने उसे वहाँ के 3 अहम नियमों के बारे में बताया, जिसमें अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और उस दरवाजे में गलती से भी ना जाना शामिल था। एल्बी के वहां से जाते ही चक नाम का एक लड़का उस नए लड़के का साथ देने के लिए आ गया, लेकिन अपने न्यूबी की नजर सिर्फ उस दरवाजे पर अटकी हुई थी और उसे उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए राज के बारे में जानना था। और तभी उसकी नजर उस दरवाजे से निकलते हुए बेन और मीनो पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान था क्योंकि एल्बी के मुताबिक उस दरवाजे में जाना मना था। पर तभी चक ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ ही लड़के उस दरवाजे में जा सकते थे, जिनको वो लोग रनर्स कहते थे। साथ ही उसने बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया थी। ये सुनकर वो नया लड़का काफी ज्यादा उत्सुक हो गया और अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते वो उस दरवाजे को और पास से देखने के लिए चला गया। पर तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। उसी शाम सभी लड़कों ने नए सदस्य के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया, जिस दौरान न्यूट नाम के एक लड़के ने उसे बताया कि असल में हर रोज कुछ रनर्स सूरज के उगते ही उस दरवाजे में भूल भुलैया का नक्शा बनाने जाते थे और पिछले 3 साल से वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी।
लेकिन सभी रनर्स को रात होने से पहले वहां से बाहर निकलना पड़ता था, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता था तो मजबूरन उसे अपनी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती थी। और आज तक एक भी इंसान वहां से रात के बाद जिंदा लौट कर नहीं आया, क्योंकि उस भूल भुलैया में ग्रीवर्स नाम के राक्षस मौजूद थे। अब वो नया लड़का किसी भी हाल में एक रनर बनना चाहता था। इस पर न्यूट ने उसे बताया कि रनर सिर्फ खास लोगों को उनकी काबिलियत देखकर ही बनाया जाता है। तभी अचानक से न्यूबी को एक धक्का लगा, और वो धक्का गैली और उसके साथी से अनजाने में लगा था, जो उस वक्त आपस में कुश्ती कर रहे थे। और तभी गैली ने उस नए लड़के को एक रेसलिंग मैच के लिए बुलाया, जिसमें उन्हें एक दूसरे को सर्कल से बाहर फेंकना था। जिसने दूसरे को पहले फेंक दिया वो जीत जाएगा। इसके लिए वो नया लड़का भी तुरंत ही तैयार हो गया, जिसके बाद मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। इधर वो नया लड़का अपना पूरा जोर लगा रहा था, और तभी गैली ने उसकी लात पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके चलते उसका सर काफी तेजी से जमीन पर लगा। लेकिन खुशकिस्मती से इस झटके के चलते न्यूबी को अपना असली नाम थॉमस याद आ गया। उसी रात थॉमस को अपने सपने में कुछ अजीब दिखाई दिया, जिसमें कभी वो भाग रहा था तो कभी वो एक लैब में था, और बीच बीच में एक औरत बार बार कह रही थी कि विकेड इज गुड। अगले दिन एल्बी थॉमस को दीवार के पास लेकर गया, जहाँ सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे। पर तभी थॉमस की नजर कटे हुए कुछ नामों पर पड़ी, जिस पर एल्बी ने उसे बताया कि ये वो लड़के हैं जो अब उनके बीच में नहीं है, यानी जो मर गए। कुछ देर बाद थॉमस जंगल से कुछ सामान लेने के लिए गया, जहाँ उसे पेड़ों पर लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। पर तभी वहाँ उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो उस वक्त काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। और इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए थॉमस ने पहले उसके सर पर एक कंकाल से मारा और फिर तेजी से मदद की गुहार लगाता हुआ भागने लगा। बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था, पर खुशकिस्मती से थॉमस समय रहते वापस बस्ती में पहुंच गया, जहां बेन को रोकने के लिए न्यूट ने उसके सर पर जोर से वार किया। इसके बाद उन सभी ने बेन को कैद करते हुए उसके पेट की जांच की, जहां उन्हें काफी अजीब सी दिखने वाली चोट मिली, और ये देखते ही उन्होंने बेन को एक पिंजरे में डाल दिया। जिसके बाद एल्बी ने थॉमस को बताया कि असल में बेन एक बहुत खास प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसे चेंजिंग कहा जाता था, और ये भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रीवर्स नाम के उन राक्षसों के डंक की वजह से होता था। लेकिन आज सूरज की रोशनी में ये पहली बार हुआ था। बेन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उन सभी ने दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसे भूल भुलैया में डाल दिया। उसी रात थॉमस को दोबारा सपना आया, जिसमें उसे एक औरत उसी लैब में दिखाई दी, और इसके साथ ही उसके सपने में एक लड़की भी थी, जो एक्सपेरिमेंट में उसके साथ थी। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एल्बी के रनर ना होने के बावजूद भी वो दरवाजे के अंदर गया था, जिस पर न्यूट ने उसे बताया कि असल में एल्बी बेन के पैरों के निशानों के जरिए ये पता लगाने गया है कि आखिर उसे डसा कहाँ गया था। साथ ही उसने बताया कि एल्बी इस जगह पर सबसे पहले आया था, और उस लिफ्ट में से और लड़कों के आने से पहले उसने पूरा 1 महीना यहाँ पर अकेले बिताया था। उसी शाम सभी लोग चिंता में थे, क्योंकि एल्बी और बाकी रनर्स अभी तक वापस नहीं आए थे, और इसीलिए वो लोग दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। और तभी उनकी नजर मीनू पर पड़ी, जिसने जख्मी हो चुके एल्बी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। इससे पहले कि वो इस तरफ आ पाता, दरवाजे बंद होने लग गए, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। पर थॉमस उन्हें बचाने के लिए बिना कुछ सोचे भूल भुलैया में घुस गया, और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंचकर जैसे ही थॉमस ने एल्बी को देखा, तो वो तुरंत ही समझ गया कि एल्बी को भी डस लिया गया है, जिसके चलते मीनो को उसे बेहोश करना पड़ा। तभी उन्हें ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनाई दी, पर थॉमस किसी भी हाल में एल्बी को बचाना चाहता था। पर मीनो ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार जिसको डस लिया वो गया काम से। पर तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए पौधे पर पड़ी, और उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन पौधों के बीच में टांग दिया। अभी वो लोग इस पर काम कर ही रहे थे कि तभी एक ग्रीवर उनके काफी पास आ गया, जिसे देखते ही मीनो तो वहां से भाग गया, पर थॉमस ने पेड़ों के पीछे छुपने से पहले एल्बी को किसी तरह से टांग दिया, जिसके चलते ना तो उस ग्रीवर की नजर एल्बी पर पड़ी, ना ही थॉमस पर। लेकिन इसी बीच थॉमस को एहसास हुआ कि ये ग्रीवर कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि ये किसी तरह की मशीन है, जिन्हें राक्षस का रूप दिया गया था। रोबोट है ये। ग्रीवर के वहां से जाते ही थॉमस दोबारा अपने काम पर लग गया, पर तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक ग्रीवर था, जिसने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा, और इसीलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर उगी हुई झाड़ियों पर छलांग लगा दी। और जब वो ग्रीवर उसका पीछा करते हुए वहां कूदा, तो उसके लंबे लंबे नाखून उसमें फंस गए, जिसके चलते थॉमस को थोड़ा सा समय मिल गया, और तभी मीनो भी वहां पहुंच गया। तभी थॉमस का ध्यान बंद होती हुई दीवारों पर पड़ा, और इसी का फायदा उठाते हुए वो ग्रीवर को ऐसी जगह ले गया जहाँ की दीवारें तेजी से बंद हो रही थी, और अपने बड़े शरीर की वजह से वो ग्रीवर दीवार के बीच में ही कुचला गया। अगली सुबह सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल भुलैया में बिताकर भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए।
जिसके बाद मीनो ने उन्हें बताया कि थॉमस के प्लान की वजह से ही वो लोग एक ग्रीवर को मारने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने एक मीटिंग की जहां गैली थॉमस को नियम तोड़ने के लिए सजा देना चाहता था, पर वहीं मीनो के मुताबिक उन्हें थॉमस को एक रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। और उसके इस सुझाव से गैली को छोड़कर सभी लोग सहमत थे। पर तभी उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी जो कि इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी। और जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें लिफ्ट में एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखते ही थॉमस ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था। और उस लड़की के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो वहां आने वाली आखिरी सदस्य है। तभी अचानक से वो लड़की होश में आई और उसने थॉमस को उसके नाम से बुलाया, जिसके तुरंत बाद वो फिर से बेहोश हो गई। उस लड़की को एक हट में भेजने के बाद अब थॉमस का कहना था कि वो दोबारा उस भूल भुलैया में जाना चाहता है क्योंकि उसे अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। और इसीलिए मीनो ने थॉमस के साथ जाने के लिए 3 और रनर्स को तैयार किया। और जब वो लोग भूल भुलैया के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मरा हुआ ग्रीवर दिखाई दिया, जिसकी टांग को काटने के बाद उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला डिवाइस मिला जिसे वो अपने साथ ले गए। और बस्ती में वापस आते ही वो लोग उस डिवाइस की जांच करने में लग गए, जिस दौरान उन्हें डिवाइस पर विकेड नाम लिखा हुआ मिला जो उस बॉक्स में आने वाले सामान पर भी लिखा होता था। और इसका मतलब एकदम साफ था कि जो भी उन लोगों को सामान भेजता था उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया था। थॉमस अभी भी उस डिवाइस की जांच में लगा हुआ था, पर वहीं गैली का मानना था कि उसे इतने सारे नियम तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। वहीं न्यूट का मानना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए, जिसके बाद उसे सही तौर पर रनर घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद मीनो थॉमस को एक हट में लेकर गया जहाँ उसने भूल भुलैया का एक पूरा नक्शा बनाया हुआ था जिसमें 8 अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। और उसके मुताबिक भूल भुलैया हर रोज एक नया सेक्शन खोलती थी और वहाँ सब कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही चलता था। तभी थॉमस की नजर उस डिवाइस पर लिखे हुए 7 नंबर पर पड़ी, जिससे उसने हिसाब लगाया कि वो राक्षस उसी सेक्शन से आया होगा। उसी वक्त वो लड़की भी होश में आ गई, जिसके बाद उसने एक वॉच टावर पर चढ़कर बाकी सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने थॉमस को वहां देखा तो उसने सामान फेंकना बंद कर दिया, जिसके बाद वो उस लड़की से बात करने के लिए ऊपर गया। पर उस लड़की को अपने नाम टेरेसा के अलावा कुछ भी याद नहीं था। और बेशक वो थॉमस का नाम नींद में ले जरूर रही थी, पर असल में तो वो उसे भी नहीं जानती थी। पर थोड़ी देर तक बात करने के बाद टेरेसा ने उसे जो कुछ भी बताया वो सब कुछ थॉमस के सपने से मेल खा रहा था। तभी टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीले रंग की बॉटल्स निकाली जिनके ऊपर वही विकेड लिखा हुआ था। थॉमस को याद था कि उसने अपने सपने में सुना था विकेड इज गुड, और इसीलिए उसने एल्बी को उसी बॉटल का इंजेक्शन देने का फैसला किया ताकि वो लोग उसे ठीक कर सकें। पर जैसे ही वो इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ा तो एल्बी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर मौका मिलते ही टेरेसा ने उसे वो इंजेक्शन लगा दिया। और इसके बाद गैली ने उस रात के लिए थॉमस को एक पिंजरे में डाल दिया और थोड़ी देर बाद चक चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आया। और अपनी बातचीत के दौरान चक कहने लगा कि वो अपने माँ बाप से एक बार मिलना चाहेगा, पता नहीं कैसे दिखते होंगे। उसे उनकी शक्ल भी नहीं याद थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उनके लिए एक डॉल बनाई थी जिसे वो उन तक जैसे तैसे पहुंचाना चाहता था। और उसकी ये बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वो जल्द से जल्द उन सबको वहां से बाहर निकालेगा। अगली सुबह सूरज के निकलते ही मीनो और थॉमस तेजी से भूल भुलैया के अंदर घुसे और मीनो की मदद से वो लोग फटाफट सेक्शन 7 तक पहुंच गए, जो आम तौर पर एक और हफ्ते तक खुलना नहीं चाहिए था। पर तभी उनकी नजर बेन के कपड़ों पर पड़ी, जिसे देखकर उन दोनों ने हिसाब लगाया कि वो ग्रीवर शायद बेन को यहाँ तक घसीट लाया होगा। ठीक उसी वक्त अचानक से उस डिवाइस से आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर थॉमस को लगा कि शायद वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, और इसीलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। हर सही मोड़ के बाद वो आवाज और तेज हो जाती थी और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ मीनो कभी आया ही नहीं था। उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था जिसके आखिर में एक दीवार थी, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचे तो उस डिवाइस ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया और अब उनके सामने एक गुफा थी। पर जैसे ही वो गुफा के अंदर गए तो एक लाइट ने अचानक उन दोनों को स्कैन करना शुरू कर दिया, जिसके अगले ही मिनट अचानक से वो गुफा बंद होने लगी। ये देखते ही वो दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे, पर जैसे ही वो सेक्शन 7 से बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक से एक दीवार नीचे गिर गई, जिससे वो बाल बाल बचे। वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही उनके आसपास की भूल भुलैया बदलती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच बचाकर जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस्ती में वापस आते ही उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली इस बात से खास खुश नहीं था और उसने कहा कि ये कोई जाल भी हो सकता है। और इस बात को लेकर थॉमस और उसके बीच बहस शुरू हो गई। पर तभी टेरेसा ने उन्हें एल्बी के होश में आने की खबर दी, जिसे सुनते ही वो लोग तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंचे, जिसने उन्हें बताया कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते
और थॉमस तो हमेशा से उनका पसंदीदा था। और फिर उसने थॉमस से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, पर तभी उन्होंने देखा कि आज भूल भुलैया का रास्ता बंद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। ये देखकर थॉमस एक प्लान बनाना चाहता था, पर अब इसके लिए समय नहीं बचा था, क्योंकि ग्रीवर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर उस वक्त भी उन्हें कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर छुप गए थे, वहीं थॉमस, टेरिसा और कुछ दूसरे लड़के खेतों में छुपे हुए थे। पर तभी एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वो लड़का लगातार अपने बाकी साथियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स का शिकार बनते जा रहे थे। तभी एक ग्रीवर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर टेरिसा ने एक लैंप फेंक कर उसे आग लगा दी। सभी लोग अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, पर तभी अचानक से एल्बिन नीचे गिर गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ग्रीवर भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, और उसे रोकने के लिए थॉमस उस डिवाइस के साथ ग्रीवर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त हंटर्स ने उस ग्रीवर पर हमला कर दिया, जिससे उन लोगों को वहां से भागकर एक हट में छुपने का मौका मिल गया। पर अगले ही सेकंड उस ग्रीवर ने छत से हमला करके एक और लड़के को उठा लिया, जिसके बाद उस राक्षस ने चक को भी उठाने की कोशिश की, पर थॉमस और उसके साथियों ने किसी तरह से उसे बचा लिया। पर इसी बीच उस राक्षस ने एल्बी को उठा लिया। ये सब खत्म होने के बाद जब वो सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा सिर्फ वही लोग बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब में सिर्फ थॉमस की ही गलती थी। पर थॉमस को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, और इसीलिए उसने ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन को खुद को लगा लिया, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया। पर बेहोशी की हालत में उसे दोबारा वही सपना आया, जिसमें वो एक लैब में टेरिसा के साथ था, जहाँ कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब उसे दोबारा होश आया तो सिर्फ टेरिसा उसके साथ थी, और तभी कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, और साथ ही उसने सभी को ये विश्वास दिला दिया था कि इस सब में सारी गलती थॉमस की ही है। पर उनकी ये बात सुनकर थॉमस ने अपनी गलती को मान भी लिया, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में वो लोग किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि ये तो एक टेस्ट है जिसे पार करके उन्हें बाहर निकलना होगा, और ये सब विकेड नाम की एक कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही है। साथ ही थॉमस और टेरिसा भी एक वक्त पर विकेड के लिए काम करते थे। कुछ देर बाद थॉमस और टेरिसा को गैली के पास ले जाया गया, जो उस दीवार पर लिखे नामों पर कांटा लगा रहा था। और अब गैली थॉमस और टेरिसा को वापस भूल भुलैया में भेजना चाहता था, पर उन्हीं में से कुछ लड़कों को अब लग रहा था कि शायद थॉमस को सच में बाहर निकलने का रास्ता पता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड्स की कैद से आजाद करा लिया, और इधर मीनो ने अपना ब्लेड गैली के ऊपर तान दिया। इसके बाद थॉमस ने ऐलान किया कि अब वो और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, और अगर किसी को उनके साथ आना है तो वो आ सकता है। गैली को लग रहा था कि कोई पागल ही उसके साथ जाएगा, पर अगले ही सेकंड काफी सारे लड़के उसके साथ जाने को तैयार हो गए, और काफी देर तक भूल भुलैया में भागने के बाद आखिरकार वो लोग सेक्शन 7 के दरवाजे के बाहर पहुंच गए, जहां उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। और इस लड़ाई में उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस राक्षस पर हमला किया, पर इसके बावजूद भी कुछ लड़के खाई में गिर गए, और तभी टेरिसा ने उस राक्षस पर हमला करते हुए गलती से डिवाइस को खाई की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही चक उसे उठाने के लिए गया तो उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ी, जो कि ऊपर की तरफ आ रहा था। और जैसे ही चक ने इस बारे में सभी को बताया, उन्होंने उस राक्षस को अपनी पूरी जान लगाकर वापस खाई में फेंक दिया। पर तभी 2 और ग्रीवर्स वहां पहुंच गए, जिसके चलते उनमें से काफी सारे लड़के मारे गए। पर वहीं दूसरी तरफ टेरिसा और चक ने डिवाइस की मदद से उस दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद अब उनके सामने एक और दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए उन्हें 8 डिजिट का कोड चाहिए था। और जैसे ही थॉमस को इस बारे में पता चला तो उसका मानना था कि ये कोड जरूर भूल भुलैया के सेक्शंस की सीक्वेंस से बना हुआ होगा। जिसके बाद मीनो ने उन्हें सीक्वेंस बताना शुरू किया, पर इससे पहले कि वो पूरा सीक्वेंस बता पाता तभी एक ग्रीवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखते ही एक और लड़के ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर छलांग मार दी, जिसके चलते मीनो की जान बच गई। और जैसे ही मीनो ने पूरा सीक्वेंस बताया तो वो दरवाजा खुल गया, जिसके तुरंत बाद भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लग गई। इसके बाद उस दरवाजे को पार करके वो लोग एक टनल में पहुंचे, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक सी थी। वहां पर आमतौर पर जैसे होती है लाइट भी थी। और उसी टनल को पार करते हुए वो लोग एक लैब में पहुंचे, जहां कई सारे साइंटिस्ट और गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी। और उसी लैब के मेन रूम में कई सारे कैमरास लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो लोग तुरंत ही समझ गए कि वो साइंटिस्ट 24 घंटे उन पर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही थॉमस ने एक बटन दबाया तो उनके सामने एक वीडियो चल गई, जिसमें वही औरत थी जो थॉमस को अपने सपने में दिखाई दी थी। असल में उस औरत का नाम डॉक्टर एवा था, जो कि विकेड की डायरेक्टर भी थी। उस वीडियो में एवा ने उन्हें बताया था कि असल में कई साल पहले सूरज ने धरती को पूरी तरह से सुखा दिया था, जिसके चलते इंसानों का धरती पर रहना असंभव हो गया था। और फिर इसके कुछ समय बाद फ्लेयर नाम का एक वायरस पूरी धरती पर फैल गया,
ये एक जानलेवा वायरस था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ नई पीढ़ी के अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत आ गई थी और इसी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में डाला गया था। और ये पूरा मैसेज देते ही एवा भी मारी गई। वो सभी लोग ये सब समझ ही रहे थे कि तभी गैली वहां पहुंच गया और उसे देखते ही टेरिसा समझ गई कि उसे डस लिया गया था और उसने अचानक से उनके ऊपर गोली चला दी। पर ठीक उसी वक्त मीनो ने अपने भाले से उसे मार डाला, लेकिन गैली की चलाई हुई वो गोली तब तक चक को लग चुकी थी और उसने मरने से पहले अपनी बनाई हुई डॉल थॉमस को पकड़ाते हुए उसका धन्यवाद किया। और ठीक उसी वक्त एक दरवाजा खुला और फिर कई सारे फौजियों ने वहां आकर उन्हें वहां से निकालकर एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया। वहीं हम देखते हैं कि एवा अभी भी जिंदा थी और उसके मुताबिक थॉमस उनके जाल में पूरी तरह फंस चुका था।